गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे जो पादप नामकरण या प्लांट नॉमेनक्लेचर है। तो इसमें हम जो इसका पहला वीडियो था उसमें द्विनाम पद्धति और आईसीबीएम के बारे में पढ़ चुके थे। इसके अलावा आईसीबीएम द्वारा जो प्रिंसिपल या सिद्धांत दिए गए थे वो हमने देख लिए थे। अब हम देखेंगे कि आईसीबीएम में जो रूल्स दिए हैं या जो नियम दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें से जो पहला नियम है वो है वर्गकों की कोटि का नियम। दूसरा है प्रारूपीकरण का नियम। तीसरा है प्राथमिकता का नियम। चौथा है कुलों के नाम से संबंधित नियम। और पांचवा है वंश के नाम से संबंधित नियम। छठा है जाति के नाम से संबंधित नियम। सातवां है खेतीहर पादप यानी कि जो कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं उनको किस तरह से नाम दिया जाता है, इससे संबंधित नियम। और आठवां जो नियम है वो है वैध व प्रभावशाली प्रकाशनों की क्या क्या शर्तें होती हैं वो सब। तो इसमें से जो सबसे पहले नंबर वाला जो नियम है वर्गकों की कोटि का नियम, ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे वर्गक से तात्पर्य है कि जो पादपों को अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक ग्रुप को वर्गक या टैक्सोन कहा जाता है और फिर उन्हें नाम दिया जाता है। जैसे कि सबसे बड़ा जो वर्गक होता है वो होता है जगत या किंगडम, और उसको आगे फिर क्लास यानी कि वर्ग, गण और फैमिली में विभक्त किया जाता है और अल्टीमेटली वो आगे जाके जीनस स्पीसीज में तक पहुंचता है। यानी कि किसी पादप को जब अलग अलग वर्गकों में विभाजित किया जाता है तो उसके क्या क्या नियम होते हैं और वर्गकों के नाम के अंत में क्या अनुलग्न या सफिक्स आता है वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे ये जो दूसरा नियम है प्रारूपीकरण का नियम। यानी कि सबसे पहले ये देखना है कि जो प्रारूप होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे सेकेंड रूल जो है वो प्रारूपीकरण का नियम है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रारूप या टाइप जो होता है वो क्या होता है। तो किसी भी लेखक द्वारा प्रामाणिक रूप से किसी पादप विशेष के लिए प्रयुक्त वह पादप संग्रहालय शीट यानी कि हर्बेरियम शीट जिसे मूल रूप से पहली बार प्रयुक्त किया गया है वो टाइप या प्रारूप होता है और इसे नामकरण प्रारूप कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी पौधे का नामकरण कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पौधे का एक भाग लेकर उसे एक पेपर के ऊपर सुखाकर चिपका देंगे और वो हर्बेरियम शीट बन जाएगी। साथ ही उस हर्बेरियम शीट के ऊपर सारे लक्षण लिखे जाएंगे और उसका जो वर्गीकरण है कि ये इसे हम किस वर्गीकरण के अंतर्गत अलग अलग वर्गकों में विभाजित कर रहे हैं। तो वो जो शीट होती है वो नामकरण प्रारूप या नॉमेनक्लेचर टाइप कहलाती है। यानी कि वो सबसे पहली शीट होती है जो उस पादप की पहचान के लिए काम में ली गई है। 1950 में स्टॉकहोम कांग्रेस यानी कि यहाँ पर जो एक मीटिंग या आयोजन किया गया था वहाँ पर प्रारूप की जो अलग अलग श्रेणियाँ थी उनके बारे में बताया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रारूप की कौन कौन सी श्रेणी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि जो प्रारूप होते हैं, सबसे पहले हमने देख लिया कि प्रारूप या टाइप होता क्या है। अब ये जो प्रारूप होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला और जो मुख्य प्रकार होता है वो होता है होलोटाइप या नाम प्रारूप या मूल प्रारूप। यानी कि ये प्रारूप से मतलब ऐसी हर्बेरियम शीट जिसके ऊपर की उस पादप को संरक्षित किया गया है। कुछ पादप जैसे कि जलीय पादप है या फिर रेशेदार पादप होते हैं तो उन्हें संरक्षित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उनका चित्र जो होता है वो संरक्षित किया जाता है। तो ये हो गया होलोटाइप या नाम प्रारूप, यानी कि सबसे पहला पादप प्रतिरूप जो कि नामकरण के लिए प्रयुक्त किया गया है। दूसरा प्रकार है लैक्टोटाइप या चयन प्रारूप। तो मान लीजिए कि जब कोई वैज्ञानिक द्वारा किसी पौधे का नामकरण कर दिया गया है, उसने संग्रहालय शीट भी बना दी है, लेकिन जब उसे प्रस्तुत किया जा रहा है तो उस समय किसी कारण से वो संग्रहालय शीट खो गई या नष्ट हो गई,
ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे उसी पादप की दूसरी संग्रहालय शीट बना लेंगे। तो उस दूसरी जो संग्रहालय शीट होती है उसे लैक्टोटाइप या चयन प्रारूप कहा जाता है कि हमने ओरिजिनल की जगह पे दूसरे पादप का, सेम पादप का चयन कर लिया है। तीसरा जो प्रारूप है वो है आइसोटाइप या सम प्रारूप। आइसोटाइप या सम प्रारूप का मतलब ये होता है कि जब भी कोई वैज्ञानिक कोई काम करता है तो वो कभी भी एक शीट नहीं बनाएगा, वो एक ही पौधे की 2 या 3 अलग अलग शीट एक साथ में बनाते हैं ताकि अगर एक हो जाए तो दूसरी काम में आ जाए। तो यहाँ पे अगर एक ही पौधे से एक ही जगह से सैंपल लेकर 2 या 3 जो संग्रहालय शीट बनाई गई हैं तो उसमें से एक जो होती है वो तो हॉलोटाइप या मेन होती है और बाकी की जो 2 शीट्स होती हैं वो आइसोटाइप या सम प्रारूप कहलाती है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है सिन टाइप या सह प्रारूप। अब हमने ये तो देख लिया कि जो वैज्ञानिक है उसने एक साथ एक ही पादप के लिए एक से अधिक जो शीट्स हैं वो बनाई, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसने 2 शीट्स बना तो ली लेकिन वो उसमें से ये बताना भूल गया कि इन दोनों में से मुख्य यानी कि जो होलोटाइप या मूल प्रारूप है वो कौन सा है। तो हमें दोनों शीट्स देखने में एक जैसी लगेगी। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उन दोनों ही शीट्स को सह प्रारूप कहा जाता है और इनमें से किसी भी शीट को हम होलोटाइप के रूप में चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है कोटाइप। कोटाइप के अंदर भी सिन टाइप की तरह से यानी कि एक ही पादप की अलग अलग शाखाओं से या एक ही पौधे से अलग अलग शीट्स बना के जो शीट्स बनाई जाती हैं वो कोटाइप कहलाती हैं। नेक्स्ट है नियोटाइप या नव प्रारूप। नव प्रारूप का मतलब कि हमने पादप का नामकरण भी कर दिया, संग्रहालय शीट भी बना ली, लेकिन थोड़े समय बाद किसी वजह से वो संग्रहालय की जो शीट थी वो नष्ट हो गई, चाहे उसमें दीमक लग गए हों या कीड़े लग गए हों, कोई भी वजह हुई हो, वो संग्रहालय शीट जो थी वो ख़त्म हो गई। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसी पौधे को कोशिश करेंगे कि उसी जगह से जहाँ पर कि वो पहला वाला पौधा लगा हुआ था वहाँ से लिया जाए। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो हम उस सेम पादप को, कहीं से भी उगे हुए पादप को लेकर उससे एक नई शीट बना लेते हैं और वो जो शीट होती है संग्रहालय शीट वो नव प्रारूप कहलाती है। अगला प्रकार है पैराटाइप या अपर। तो जो पैराटाइप है इसमें क्या होता है कि जब साइंटिस्ट अपना काम कर रहे थे तो उन्होंने 2 संग्रहालय शीट बना ली और वो दोनों ही नामकरण के लिए प्रस्तुत कर दी गई। ऐसी स्थिति में दोनों ही जो शीट्स होती हैं वो अपर प्रारूप कहलाती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ पौधों को मान लो एक फ़ोटो दिया गया किसी पौधे का और साथ में उसकी संग्रहालय शीट दी गई, तो जो दोनों चीज़ें हैं वो है तो एक ही चीज़ लेकिन वो अलग अलग तरीके की है, इसीलिए वो पैराटाइप या अपर प्रारूप कहलाती है और ये दोनों ही चीज़ें एक ही पौधे के लिए होती हैं। टाइप या प्रारूप जो होता है वो मूल प्रारूप या होलोटाइप को ही कहा जाता है। टोपोटाइप या मूल स्थान प्रारूप यानी कि मूल स्थान जहाँ से हमने होलोटाइप बनाया था, जिस साइंटिस्ट ने नामकरण दिया और उस जगह का भी उल्लेख किया होता है वहाँ पर, तो उसी जगह से मूल होलोटाइप के अलावा किसी और साइंटिस्ट ने जाके या किसी स्टूडेंट ने जाके वहाँ से एक दूसरी संग्रहालय शीट बना ली जो कि सेम उसी परिस्थिति में उगे हुए पादप की है जो कि होलोटाइप है। तो ऐसी स्थिति में वो जो दूसरी संग्रहालय शीट होती है वो कहलाती है टोपोटाइप या मूल स्थान प्रारूप कहलाती है। तो ये थे प्रारूप या टाइप के जो प्रकार होते हैं वो। तीसरा जो नियम है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी या प्राथमिकता का सिद्धांत, यानी कि जब हम किसी वर्गक या पौधे का नाम डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग टाइम पर एक ही पौधे में काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने उस पौधे का नाम दिया था वही पौधे का नाम या कुल का नाम मान्य होता है। और ये जो नियम है वो फैमिली से नीचे वाले जो वर्गक हैं
उनके लिए मान्य होता है। यानी कि फैमिली से ऊपर वाले जैसे कि गण और क्लास हैं, तो इनके नाम जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, यानी कि उन्हें अपडेट किया जा सकता है। लेकिन फैमिली और फैमिली से नीचे वाले जो नाम हैं उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। जो नाम पहले दे दिया गया वही मान्य होगा, बाद में वाला जो नाम होगा वो उसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन वो उसका ऑथेंटिक नेम नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक नियम आता है जिसे कहते हैं नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा। नॉमिना जेनेरिका कंजर्वेंडा, यानी कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें उसके मूल प्रारूप में, यानी जो पुराने समय से चले आ रहे हैं उसी रूप में उसे संरक्षित कर लिया जाता है, उसके नामों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। इसके लिए स्टॉकहोम कांग्रेस जो कि 1950 में हुई थी, वहाँ पर कुछ जो नियम थे वो दिए गए थे। इसमें यहाँ पे अगर एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि जो वंश निम्फिया है, निम्फिया के अंदर 3 नाम अलग अलग वैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहला जो नाम है वो निम्फिया नौकेली है, जो कि 1768 में दिया गया। जबकि दूसरा नाम है निम्फिया प्यूबिसेंस वाइल्ड, जो कि 1799 में दिया गया। और तीसरा नाम है निम्फिया टॉरस, जो कि 1872 में दिया गया है। तो इन तीनों नामों में से सबसे पुराना जो नाम है 1768 में दिया गया नाम निम्फिया नौकेली, यही नाम मान्य होता है। बाकी जो दोनों नाम हैं वो इसके सिनोनिम या पर्यायवाची नाम होते हैं। अब हम देखते हैं नेम ऑफ फैमिलीज, यानी कि फैमिली के नाम से संबंधित जो नियम है वो। तो अधिकतर जो फैमिली के नाम के अंत में जो है वो ACE आता है, यानी कि AC आता है। लेकिन कुछ फैमिलीज़ हैं जिनके नाम पुराने समय से प्रचलन में हैं, उन्हें ऐसे के ऐसे ही संरक्षित कर लिया गया है, जैसे कि क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी जो नाम है वो पुराना नाम है। इसे फिर आगे जाके 1999 में जो कांग्रेस हुई थी उसमें इसका नाम बदल के ब्रेसिकेसी कर दिया गया। और ये जो नाम था वो 2000 में जाके, यानी कि सन 2000 में जाके पब्लिश हो पाया था। तो इस नाम को 2000 के बाद मान्यता मिल पाई, किंतु इसका जो क्रूसीफेरी नाम है तब तक ये ही प्रचलन में था। इसके अलावा कुछ और फैमिलीज़ हैं, जैसे कि गट्टेफेरी। गट्टेफेरी का आगे चलकर नाम क्लूसिएसी हो गया। लेग्यूमिनेसी, जिसे कि आगे फैबेसी के नाम से जाना गया। अम्बेलीफेरी, जिसे आगे एपीएसी के नाम से जाना गया। कंपोजिटी, जो बाद में जाकर एस्टरेसी में बदल गया। लेविएटी, जो कि लेमिएसी में बदल गया। पामी, जो आगे चलकर एरिकेसी के नाम से बदलाव किया गया। और ग्रैमिनी या ग्रासकुल, जो कि आगे पोएसी के नाम से इसका बदलाव किया गया। तो ये थे फैमिली के नाम से संबंधित नियम। अब देखते हैं पांचवा नियम, नेम ऑफ जेनेरा, यानी किसी पौधे का जो नाम है वो किस आधार पर रखा जाता है। तो सबसे पहले जो नाम होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, साथ ही वो नाम इटैलिक्स में लिखा हुआ होना चाहिए। नाम जो होता है वो संज्ञा या नाउन होता है और ये हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये जो नाम है इसके अलग अलग लिंग होते हैं, जैसे कि अगर हम कैरम आ रहा है, कैरम के लास्ट में UM आ रहा है, UM आ रहा है, यानी कि ये पुल्लिंग है, यानी ये पुल्लिंग है इस नाम का मतलब। आइबेरिस, IS आ गया, यानी कि ये स्त्रीलिंग है इस नाम का मतलब। रोवाल्फिया, रोवाल्फिया के अंदर A आता है, यानी कि ऐसे जो भी पौधे जिनके लास्ट के नाम के एंड में A आ रहा है, इसका मतलब कि वो नपुंसक लिंग वाले नाम हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वाले नाम, इनका हम कैसे पहचान करेंगे, जैसे कि कैरम आ गया, IS, आइबेरिस, रोवाल्फिया। हाँ, इसके अलावा एल्स्टोनिया एंड में A आ रहा है। इसके अलावा जो नाम होते हैं जेनेरा के, वो कुछ और आधार पर भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि जगह के आधार पर। साइबेरिया में पाया जाने वाला जो पौधा है तो उसके नाम के आगे साइबेरिया लिख देंगे।
या उसके पौधे की कोई खासियत है, जैसे कि जेंथोजाइलम है। जेंथोजाइलम का मतलब होता है पीले रंग की जो कास्ट होती है, यानी कि उसका अंदर का तना जो है वो पीले रंग का है, तो उसे जेंथोजाइलम नाम दे दिया गया। या फिर कुछ पौराणिक नामों के ऊपर, जैसे कि थियोब्रोमा जो कि कॉफ़ी का नाम होता है। थियोब्रोमा का मतलब होता है भगवान या गॉड के लिए काम में आने वाला भोजन। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने वो नाम दिया होता है उनके आधार पर, जैसे कि अगर थियोफ्रेस्टस ने नाम दिया है तो उस पौधे के अंदर थियोफ्रेस्ट आ जाएगा, या हुकर ने अगर वो नाम दिया है तो यहाँ पे हुकीरा आ जाएगा। या कुछ और साइंटिस्ट हैं जैसे कि थियोफ्रेस्टा, हुकीरा, इन सब के नाम हमने देख लिए हैं। अब जो दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब हम किसी पौधे का साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो उसका जैसे कि अकेशिया का नाम लिखते हैं, ACACIA, अकेशिया, इसे हम इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, इसलिए इसके नाम के नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब अगर इसका मैं दोबारा वर्णन करना चाहूँ तो मैं दोबारा ऐसे लिखूँगी A डॉट, यानी कि A डॉट का मतलब जो ऊपर नाम आ गया है जेनेरा का वही नाम यहाँ पर प्रयुक्त होना चाहिए, अकेशिया नाइलोटिका या अकेशिया सेनेटर। तो ये था जेनेरा के नामकरण से संबंधित नियम। अब हम देखेंगे कि जो स्पीसीज है उसका नाम किस तरह से दिया जाता है। तो स्पीसीज का नाम अगर दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है तो उन नामों के बीच में हाइफन आता है। हाइफन का मतलब इस तरह का डैश आता है, जैसे कि हिबिस्कस, ये इसके जीनस का नाम है और ये जाति है रोजा चाइनेंसिस। इसी तरह से कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सेला जीनस है, बर्सा पेस्टोरिस, इनके बीच में एक हाइफन आता है, ये एक ही नाम है। इसके अलावा स्पीसीज का नाम देते समय कुछ और क्वालिटीज़ का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अगर जो उसके पत्ते हैं वो चार हैं, यानी कि चार इस तरह का, तो इसको क्वाड्रिफोलिया नाम दे दिया जाता है। या फिर अगर हृदयाकार है या कॉर्डेट शेप है तो उन्हें कॉर्डिफोलिया नाम दे दिया जाता है। या फिर अगर चौड़ी पत्ती वाले पौधा है तो उसे लेटिफोलिया नाम दे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे कि अगर डॉक्टर बी त्यागी के नाम पर किसी स्पीसीज का नाम रखा गया है तो वहाँ पर त्यागियाई शब्द आएगा, या फिर बैंथम के नाम पर रखा है तो बैंथमाई शब्द आएगा। जगह के आधार पर रखा है, मान लो कि कोई कश्मीर में पौधा पाया जा रहा है तो उसका कश्मीरियाई, या हिमालय में पाया जाने वाला पौधा है तो हिमालयनसिस, इस तरह से नाम दे दिए जाते हैं। अब देखते हैं कल्टिवेटेड स्पीसीज़ के नाम के बारे में। तो जो कल्टिवेटेड स्पीसीज़ होती हैं वो पहले वाइल्ड स्पीसीज़ ही होती हैं, तो जो वाइल्ड स्पीसीज़ होते हैं उनके नाम एज सच ही कल्टिवेटेड स्पीसीज़ के लिए प्रयोग में ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन, यानी कि वैध व प्रभावशाली प्रकाशन की शर्तें। सबसे पहला, यानी कि जो हम किसी वर्गक का या पौधे का नाम रखते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस काम का पब्लिश होना। साथ ही ऐसा नहीं है कि हमने उसे किसी अखबार में छाप दिया या किसी लोकल पत्रिका में छाप दिया, नहीं, उसका साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित होना जरूरी होता है। साथ ही उसका जो वर्णन होता है वो लैटिन भाषा में होना चाहिए। इसके अलावा आगे ऑथर साइटेशन होनी चाहिए, यानी कि वो वर्गक का नाम या जाति का नाम या जीनस का नाम, जो भी नाम जिस वैज्ञानिक ने दिया होता है उस वैज्ञानिक का शॉर्ट में जो भी शब्द बनता है वो उस चीज़ के आगे लगा हुआ होना चाहिए। जैसे कि अगर लीनियस के द्वारा ये दिया गया है तो इसके नाम के आगे L डॉट लगा हुआ होना चाहिए, या रॉबर्ट ब्राउन ने अगर दिया है तो वहाँ पे R.Br लिखा हुआ होना चाहिए। अगर अधिक साइंटिस्ट हैं तो वहाँ पे एटल शब्द का प्रयोग किया जाता है। पैरेंथेसिस या कोष्टक, यानी कि जैसे कि साइनोडोन डैक्टिलोन है, इसका नाम लीनियस ने ही पहले दिया था तो ये इन्होंने कोष्टक के अंदर रख दिया, और अगर दूसरे साइंटिस्ट ने इसे रीन्यू किया है तो यहाँ पे पैनिकम डैक्टिलोन आ गया। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो इक्वल का निशान है इसका मतलब ये दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं।
ये तो थी नामों की स्वीकृति से संबंधित नियम। अब अगर नामों की अस्वीकृत करना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो नाम होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी हो, यानी कि या तो वो नाम लैटिन में ना दिया गया हो, या वो नाम पहले किसी और वैज्ञानिक द्वारा दे दिया गया हो, या फिर जो होता है कि वो किसी लक्षण विशेष पर आधारित ना हो या कोई गलत लक्षण के ऊपर आधारित हो। तो इस तरह से अगर कोई नाम दिया गया होता है तो उस नाम को जो है कि अवैध भी घोषित किया जा सकता है और उसके आधार पर हम उस पौधे का नया नामकरण कर सकते हैं। तो ये थे ICVN द्वारा दिए गए जो रूल हैं जो पादप नामकरण से संबंधित हैं।